नमस्कार दोस्तों। डिजिटल युग में ऑफिस वर्क और व्यक्तिगत जीवन इसके बीच की जो सीमा है वो काफ़ी ज़्यादा धुंधली हो गई है। दरअसल 24/7 ऑनलाइन कनेक्टिविटी की संस्कृति की वजह से जो कर्मचारी हैं उनके ऊपर कार्यावधि के बाद भी काम करने का दबाव बना रहता है। अब इसी पृष्ठभूमि में आप देखिए कि कल के दिन यानी 10 फरवरी 2026 को संसद में एक प्राइवेट मेंबर बिल के रूप में राइट टू डिस्कनेक्ट बिल 2026 को प्रस्तुत किया गया, जिसका उद्देश्य ये था कि हमारे देश के जो भी लोग हैं उनका जो वर्क लाइफ बैलेंस बिगड़ गया है इस समस्या को एड्रेस करना, ताकि उनके मानसिक स्वास्थ्य का संरक्षण किया जा सके। अब ये जो बिल है ये पहला प्रयास नहीं है, इससे पहले भी 2019 और 2025 में इसी प्रकार के प्रस्ताव लाए गए थे जो कि असफल हो गए थे। दरअसल इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की एक 2024 की रिपोर्ट आई, उसमें ये बताया गया कि जो औसत कार्य समय है वो भारत में प्रति सप्ताह 56.2 घंटे हैं, जो पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा है। तो इसकी मदद से ये पता चलता है कि हमारे देश के लोगों को ऑफिस वर्क आवर के अलावा भी एक्स्ट्रा काम काफ़ी ज़्यादा करना पड़ता है, जिसकी वजह से उनका वर्क लाइफ बैलेंस काफ़ी बिगड़ गया है, जिसकी वजह से उनके मानसिक स्वास्थ्य को काफ़ी खतरा उत्पन्न हो गया है। तो जो डिजिटल युग में टेली प्रेशर की समस्या है, जिसमें कार्यावधि के बाद भी जवाब देने का मानसिक दबाव रहता है कर्मचारियों के ऊपर, इस समस्या को एड्रेस करने के लिए इस बिल को लाया गया है। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम राइट टू डिस्कनेक्ट बिल के प्रावधानों के बारे में बात करेंगे, इसके बैकग्राउंड के बारे में बात करेंगे, इसकी पृष्ठभूमि के बारे में बात करेंगे कि आखिरकार इस बिल को लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? फिर भारत में वर्क लाइफ बैलेंस जो बिगड़ा हुआ है इतना ज़्यादा, इसके पीछे के क्या-क्या कारण हैं, हम इसके बारे में भी बात करेंगे और आगे हम किस तरीके से अपने देश में जो लोग रह रहे हैं, उनके वर्क लाइफ बैलेंस को सुधार सकते हैं, उनके मेंटल हेल्थ को हम कंज़र्व कर सकते हैं, मेंटल हेल्थ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो आई एम योर दोस्त राहुल शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू राहुल शर्मा एजुकेशन। सबसे पहले दोस्तों हम समझते हैं इस विषय की पृष्ठभूमि को कि कैसे आखिरकार क्यों इस बिल को लाने की ज़रूरत पड़ी। दरअसल हम डिजिटल अर्थव्यवस्था में प्रवेश कर चुके हैं। हमारे जो कार्य संस्कृति है वो 24/7 हो चुकी है। कहने का मतलब वर्क फ्रॉम होम की सुविधा हो, हाइब्रिड मॉडल हो या फिर आप देखें तो स्मार्टफ़ोन, ईमेल, इंस्टेंट मैसेजिंग, ये सारी सुविधाएँ जो हैं वो 24/7 ऑनलाइन कनेक्टिविटी को बढ़ावा देती हैं। इसके अलावा बहुत सारे कर्मचारी ऐसे हैं जो वैश्विक समय क्षेत्र आधारित कार्य करते हैं। कहने का मतलब कि अगर कोई भारत का नागरिक किसी अमेरिका के फर्म के लिए काम कर रहा है, तो वो अमेरिका के टाइम के अकॉर्डिंग यहाँ पे काम करता है। तो ये वजह है कि हमारे यहाँ के पे जो देश के हमारे देश के जो लोग हैं, उनका वर्क लाइफ बैलेंस काफ़ी बिगड़ गया है। इसके अलावा अब इस वर्क लाइफ बैलेंस के बिगड़ने की वजह से जो मानसिक स्वास्थ्य का संकट है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। चाहे वो तनाव हो, चाहे वो डिप्रेशन हो, बर्नआउट हो, नींद की कमी हो, इन सब की वजह से हमारे देश के लोगों की उत्पादकता में भी गिरावट आ रही है। तो और इसके अलावा जो हमारे देश के श्रम कानून हैं, पारंपरिक श्रम कानून हैं, वो जो डिजिटल कार्य पर्यावरण है, उनकी चुनौतियों से निपटने में कारगर नहीं है और हमारे देश में जिस तरीके से असंगठित और गिग अर्थव्यवस्था का विस्तार हो रहा है, इस विस्तार ने भी हमारे देश के लोगों की मेंटल हेल्थ को काफ़ी डिस्टर्ब किया है, हमारे देश के लोगों के वर्क लाइफ बैलेंस को काफ़ी डिस्टर्ब किया है। तो इसी पृष्ठभूमि में ये जो अधिनियम लाया गया, माफ़ कीजिएगा, ये जो विधेयक लाया गया है, ये विधेयक इस सारी समस्याओं को एड्रेस करेगा और इन सारी समस्याओं के समाधान के हेतु कई सारे प्रावधानों को करता है। लेकिन अब इस विधेयक के क्या-क्या प्रावधान हैं, उसको समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि आखिरकार भारत में जो वर्क लाइफ बैलेंस इतना बिगड़ा हुआ है, उसका क्या प्रमुख कारण है? तो इसके कई कारण आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा कि भारत में एक ओवरटाइम की संस्कृति डेवलप हो गई है, क्योंकि हमारे यहाँ पे अनौपचारिक क्षेत्र बहुत बड़ा है और उसमें लंबी ड्यूटी करनी पड़ती है। तो चूँकि हमारे यहाँ पे कार्य के घंटे बहुत ज़्यादा हैं, इसकी वजह से एक तो वर्क लाइफ बैलेंस बिगड़ जाता है। फिर उसके बाद जो 24/7 डिजिटल कनेक्टिविटी है, उसके माध्यम से जो हमारा एम्प्लॉयर होता है, वो कार्यावधि यानी ऑफ़िस आवर के बाद भी हमसे संपर्क करता है और हमें कोई न कोई काम सौंप देता है, तो इसकी वजह से भी एक समस्या हमें देखने को मिलती है। साथ ही साथ आप देखें तो टेली प्रेशर की एक समस्या है, जिसमें किसी भी एम्प्लॉयी को तुरंत उत्तर देने का एक मनोवैज्ञानिक दबाव का सामना करना पड़ता है और हमारे यहाँ पे फिर आप देखें कि जो रोज़गार बाज़ार है वो बहुत ज़्यादा प्रतिस्पर्धी है, क्योंकि बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा है कि अगर अगर अब मतलब कोई भी एम्प्लॉयी अगर जॉब छोड़ता है तो तुरंत ही उस जॉब को फ़िल करने के लिए दूसरा एम्प्लॉयी तैयार रहता है। तो इस रोज़गार बाज़ार के प्रतिस्पर्धी होने की वजह से जो नौकरी की असुरक्षा की भावना है और जो प्रदर्शन आधारित मूल्यांकन हमारे देश के कंपनियों में की जाते हैं, तो ये प्रदर्शन आधारित मूल्यांकन नकारात्मक ना हो, इसके लिए ऑफिस आवर के बाद भी जो बहुत सारे कर्मचारी हैं वो काम करने के लिए तैयार रहते हैं, जिसकी वजह से उनका वर्क लाइफ बैलेंस बिगड़ जाता है। फिर हमारे यहाँ पे जो स्टार्टअप और कॉर्पोरेट संस्कृति है, जिसमें आपको हसल कल्चर देखने को मिलेगा। बहुत ज़्यादा तेज़ तरीके से काम होता है, लक्ष्य आधारित उच्च दबाव देखने का हमें देखने को मिलता है कि आपको मतलब 48 घंटे के अंदर किसी काम को पूरा करना है, तो फिर आपको करना ही करना है। तो ये जो लक्ष्य आधारित उच्च दबाव है, जो हसल कल्चर है, यानी कि हमारे देश के स्टार्टअप और कॉर्पोरेट संस्कृति की वजह से भी
हमारे देश के लोगों का वर्क लाइफ बैलेंस काफ़ी बिगड़ा हुआ है। इसके साथ-साथ जो गिग और प्लेटफ़ॉर्म इकोनॉमी है, इसमें जो निश्चित कार्य घंटे हैं उसका अभाव हमें देखने को मिलता है, उसमें आय की अनिश्चितता हमें देखने को मिलती है। तो इसी अनिश्चितता से की समस्या से निजात पाने के लिए लोग और ज़्यादा काम करते हैं, इसकी वजह से उनका वर्क लाइफ बैलेंस बिगड़ जाता है। साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि हमारे देश में जो श्रम कानून है, उनका क्रियान्वयन पक्ष काफ़ी कमज़ोर है। यानी कि हमारे देश में जो कार्य घंटे हैं और जो अवकाश हैं, उन संबंधित नियमों की निगरानी बहुत सीमित है। ऐसी कोई भी आप देखेंगे कि इंडिपेंडेंट संस्था नहीं है, कोई स्वतंत्र संस्था नहीं है, जो हमारे देश में हमारे देश के कर्मचारियों के कार्य घंटों के बारे में निगरानी रखती हो या उनके अवकाश नियमों के बारे में निगरानी रखती हो कि नियमों के अनुसार उनको जितना अवकाश मिलना चाहिए, वो अवकाश उन्हें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। इस बात के निगरानी के लिए हमारे यहाँ पे कोई भी आप देखें तो स्वतंत्र तंत्र नहीं है। साथ ही साथ हमारे देश में जो असंगठित क्षेत्र है, उसका प्रभुत्व बहुत ज़्यादा है। लगभग 80 से 90% जो श्रमिक हैं, वो अनौपचारिक क्षेत्र में हैं और आपको पता होना चाहिए कि जो अनौपचारिक क्षेत्र होता है, जो असंगठित क्षेत्र होता है, उसमें सामाजिक सुरक्षा का अभाव होता है। तो सामाजिक सुरक्षा के अभाव की वजह से जो 80 से 90% श्रमिक हैं, ये आप देखें तो इनका जो वर्क लाइफ बैलेंस है, वो काफ़ी बिगड़ा हुआ रहता है। ये ऑफ़िस आवर्स से और ज़्यादा काम करते हैं और फिर मानसिक जो उनका स्वास्थ्य है, वो बिगड़ने लगता है। इसके अलावा आप देखें तो महिलाओं पर जो दोहरी ज़िम्मेदारी है, उस महिलाओं की दोहरी ज़िम्मेदारी की वजह से भी हमारे देश में जो वर्क लाइफ बैलेंस है महिलाओं में, वो हमें बिगड़ता हुआ दिखता है और हमें इससे लैंगिक असमानता भी बढ़ती हुई दिखती है। क्योंकि 1-2 महिलाओं के ऊपर जो ऑफ़िस का काम है, उसका दायित्व रहता है, साथ ही साथ महिलाओं पर घरेलू दायित्व भी रहता है, उनको घर के काम भी करने पड़ते हैं, जो कि हमारे समाज के प्रति सत्तात्मक होने की तरफ हमारा इशारा करता है। तो महिलाओं पर जो दोहरी ज़िम्मेदारी है, उसकी वजह से लैंगिक असमानता भी हमारे देश में एक कारण है, जिसकी वजह से हमारे देश के लोगों का वर्क लाइफ बैलेंस बिगड़ता है। इसके साथ-साथ आप देखें तो महानगरों में ऑफ़िस और घर इन दोनों के बीच की दूरी बहुत ज़्यादा होती है। तो ट्रैफ़िक और दूरी के कारण जो समय की हानि होती है, उसकी वजह से भी हमारे देश के लोगों के मेंटल हेल्थ पे काफ़ी नकारात्मक असर पड़ता है। साथ ही साथ आप देखें तो हमारे देश में जो सामाजिक अपेक्षाएँ हैं, जैसे अतिरिक्त आय अर्जन का दबाव होता है प्रत्येक व्यक्ति पे, परिवार की आर्थिक ज़िम्मेदारी होती है। इन सामाजिक अपेक्षाओं की मदद से वजह से आप देखें तो हमारे देश के जो लोग हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आय अर्जन करना चाहते हैं और इसकी वजह से उनका जो वर्क लाइफ बैलेंस है, वो काफ़ी बिगड़ जाता है और अंततः वो मानसिक स्वास्थ्य का आप देखें तो समस्याओं का सामना करते हैं। फिर हमारे देश में आप देखें कि मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता की भी कमी है। अगर आप भारत के किसी गाँव में जाके डिप्रेशन की बात करेंगे, तो वो डिप्रेशन जो है भारत के गाँव के लोगों के लिए कपोल कल्पना है, एक सच्चाई नहीं है। जो बर्नआउट होता है, उसको लोग सामान्य तौर पे मान लेते हैं। बर्नआउट को फिर अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता। तो हमारे देश में जो मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता की कमी है, उस जागरूकता की कमी की वजह से भी लोग अक्सर जब एक्स्ट्रा काम करते हैं, तो उस काम के हिसाब से अपने शरीर को, अपने दिमाग को उतना ज़्यादा रेस्ट नहीं देते, जिसकी वजह से उनका जो उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है और हमारे देश के फिर लोगों में जो वर्क लाइफ बैलेंस है, वो बिगड़ता हुआ हमें दिखता है। इसके अलावा जो छुट्टी संस्कृति है, वो हमारे उसमें उसका अभाव हमारे देश में मिलता है। क्योंकि हमारे देश में जब कोई छुट्टी लेता है, तो उसको एक नकारात्मक नज़रिए से देखा जाता है। इस वजह से आप देखें तो हमारे देश के लोग छुट्टी लेने से कतराते हैं और हमारे देश में छुट्टी लेने की संस्कृति का अभाव भी है। तो छुट्टी लेने से जो आदमी अपने आप को फिर से रिफ्रेश कर सकता था, उस रिफ्रेशमेंट को वो रिफ्रेशमेंट नहीं मिल पाता और इसकी वजह से जो वर्क लाइफ बैलेंस है, वो बिगड़ जाता है। और साथ ही साथ हमारे देश में जो कार्यस्थल पर स्टाफ की कमी है, उसकी वजह से आप देखें जो भी कर्मचारी उपलब्ध होते हैं, उस पर कार्यभार बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और ये उनके वर्क लाइफ बैलेंस को काफ़ी बिगाड़ देता है। तो ये कई सारे ऐसे कारण हैं, जिसकी वजह से भारत में हमें वर्क लाइफ बैलेंस बिगड़ता हुआ दिखता है और भारत में हाल के कुछ दिनों में आपने मानसिक स्वास्थ्य की समस्या को काफ़ी सुनी होगी। आपने कई बार आत्महत्या की खबरें सुनी होगी कि डिप्रेशन में आके किसी ने आत्महत्या कर ली, किसी ने कुछ और गलत कदम उठा लिया। तो ये सारे कारण हैं मेनली, जिसकी वजह से भारत में वर्क लाइफ बैलेंस काफ़ी बिगड़ा हुआ है। तो हमने देखा इसी भारत में जो ये समस्याएँ हैं, इन्हीं समस्याओं को के मद्देनज़र इस विधेयक को लाया गया है। तो इस विधेयक को लाने के पीछे का उद्देश्य ये है दोस्तों कि कर्मचारियों को ऑफ़िस आवर के बाद जो भी कार्य संबंधी संचार है, यानी काम से संबंधित जो कम्युनिकेशन एम्प्लॉयर के द्वारा किया जाता है, उससे अलग रहने का अधिकार मिल जाएगा। इस अधिकार के प्रयोग पर ना तो उनके ऊपर कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी, कहने का मतलब ये कि अगर आपका एम्प्लॉयर आपको कॉल करता है ऑफ़िस आवर के बाद और अगर आपने उस कॉल का जवाब नहीं दिया, उसके मैसेज का जवाब नहीं दिया, तो ऐसा नहीं है कि वो आपके ऊपर कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगा। ऐसा नहीं है कि जब वो आपका प्रदर्शन मूल्यांकन करेगा, तो इस बात को वो ध्यान में रखते हुए कि आपने उसका कॉल नहीं उठाया था, आपके प्रदर्शन मूल्यांकन को नेगेटिवली वो इम्पैक्ट करेगा। ऐसा वो एम्प्लॉयर नहीं कर सकता है। इसके लिए आपको कानूनी अधिकार दिया गया है और साथ ही साथ जब पदोन्नति की बात आएगी या आपके करियर अवसरों की बात आएगी, तो वहाँ पे भी आपके साथ इस आधार पे भेदभाव नहीं किया जाएगा कि आपने जो कार्य संबंधी संचार था, उससे अलग रहने का अधिकार का इस्तेमाल किया था अपने एम्प्लॉयर के कॉन्टेक्स्ट में।
तो ये है इस विधेयक का उद्देश्य, जिसमें जो भी कर्मचारी हैं उनको ऑफिस आवर के बाद एक शांतिपूर्ण जीवन जी सके, इस बात की आज़ादी उनको दी जाएगी। तो इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों की बात करें तो सबसे पहले तो इसमें कानूनी संरक्षण प्रदान किया गया है। कहने का मतलब कि जो कार्यावधि है, ऑफिस आवर है, उसके बाद अगर आप उत्तर देने से इनकार करते हैं तो उस पे आपको कोई भी दंड नहीं भुगतना पड़ेगा। उस पर आपके परफॉर्मेंस इवोल्यूशन पे कोई भी इवैल्यूएशन पे कोई भी आप देखें तो कोई नकारात्मक असर नहीं पड़ेगा। अगर आपका प्रमोशन होना है तो उस पे भी इस बात का कोई असर नहीं पड़ेगा कि आपने ऑफिस आवर के बाद अपने एम्प्लॉयर का उत्तर नहीं दिया था। साथ ही साथ जो कंपनियां हैं उनको ट्रेड यूनियन और कर्मचारी प्रतिनिधियों से परामर्श कर अपनी नीति बनानी पड़ेगी कि उसके एम्प्लॉइज के लिए क्या सही है, उनके मेंटल हेल्थ के लिए क्या सही है, किस तरीके से ऑफिस आवर को और ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनाया जा सकता है। इसके अलावा आप देखें तो इस अधिनियम में कार्यावधि की स्पष्ट परिभाषा की बात की गई है। फिर कार्यावधि के बाद कौन-कौन से संचार को स्वीकार किया जाएगा और कौन-कौन से संचार को इग्नोर किया जा सकता है, इसके बारे में भी डिटेल में बताया जाएगा। फिर आपातकालीन प्रोटोकॉल को भी के बारे में भी बताया जाएगा कि अगर अपना कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयी को आपातकालीन स्थिति में अगर संपर्क करता है तो फिर उसके लिए क्या-क्या जो स्थितियाँ हैं होनी चाहिए। इसके अलावा शिकायत निवारण तंत्र के भी इस अधिनियम में माफ़ कीजिएगा विधेयक में बात की गई है कि अगर किसी एम्प्लॉयी के साथ कुछ गलत होता है, कोई एम्प्लॉयर ज़बरदस्ती उसको हरास करने की कोशिश करता है, तो उस एम्प्लॉयी के शिकायत के निवारण के लिए कौन-सा तंत्र हमारे देश में काम करेगा। डिजिटल वेलनेस उपाय के बारे में भी इस अधिनियम माफ़ कीजिएगा विधेयक में बात की गई है। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि भारत में ही केवल वर्क लाइफ बैलेंस बिगड़ने की समस्या है जिसके मद्देनज़र इस विधेयक को लाया गया है। दरअसल आप अलग-अलग देशों की बात करें तो फ्रांस में 2017 से ये कानूनी अधिकार दे दिया गया है कि आप ऑफिस आवर के बाद अपने कार्य से संबंधित संचार को आप इग्नोर कर सकते हैं। बेल्जियम में सरकारी कर्मचारियों के हेतु ऐसा प्रावधान किया गया है। पुर्तगाल में आप देखें तो जो एम्प्लॉयर है, जो नियोक्ता है, वो कार्यावधि के बाद संपर्क नहीं कर सकता। ऑस्ट्रेलिया में भी आपको फेयर वर्क अमेंडमेंट देखने को मिलेगा, जिसके माध्यम से वर्क लाइफ बैलेंस को सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अगर इन सारे देशों की तुलना में अगर भारत की बात करें, तो भारत में अभी भी यह निजी सदस्य विधेयक के स्तर पर है। अब देखिए, अगर आपने पॉलिटी पढ़ी होगी तो आपको पता होना चाहिए कि निजी सदस्य विधेयक जो है, इसके पारित होने की संभावना काफ़ी कम होती है। तो ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि अभी भी हमारे देश में जो वर्क लाइफ बैलेंस है, उसको ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया जा रहा। अगर सीरियसली लिया जा रहा होता, तो ये एक सरकारी विधेयक के तौर पे पेश होता, ना कि एक निजी विधेयक के तौर पे पेश होता। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि निजी जो सदस्य विधेयक होता है, प्राइवेट मेंबर बिल जो होता है, इसके पारित होने की संभावना काफ़ी कम होती है। तो इस बात से हमें ये भी पता चलता है कि ये मामला अभी तक उतना ज़्यादा सीरियसली हमारे देश में एड्रेस नहीं किया जा रहा है। उसके बाद दोस्तों इस विधेयक के कई सारे लाभ हमें देखने को मिलेंगे। जैसे इस विधेयक के आने से हमारे देश के लोगों के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होगा। मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होने से उनकी उत्पादकता में वृद्धि होगी। साथ ही साथ महिलाओं के लिए काफ़ी लाभकारी होगा। इसकी वजह से लैंगिक समानता भी आएगी। जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो अच्छा हो जाएगा। हमारे देश के लोग जो बर्नआउट की समस्या का सामना करते हैं, वो बर्नआउट में भी हमें कमी देखने को मिलेगी। लेकिन इस विधेयक के अनुपालन में कई सारी चुनौतियाँ हैं। इस विधेयक को लागू करने में कई सारी चुनौतियों का भी हमें सामना करना पड़ेगा। जैसे जो एमएसएमईज़ हैं, उन पर जो अनुपालन बोझ है किस तरीके से थोपा जाए, इसके बारे में हमें एक अस्पष्टता की स्थिति दिखती है। स्टार्टअप संस्कृति में इसका काफ़ी विरोध होगा, क्योंकि स्टार्टअप संस्कृति में आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा जो शुरुआत में हार्ड वर्क करना पड़ता है, उसमें वो जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो शुरुआती स्तर में काफ़ी ज़्यादा बिगड़ जाता है। जो एम्प्लॉइज़ होते हैं उनको काफ़ी हार्ड वर्क करना पड़ता है। तो स्टार्टअप संस्कृति में इस बात का विरोध किया जा सकता है वर्क लाइफ बैलेंस का। फिर आपातकालीन सेवाओं की परिभाषा के बारे में इस विधेयक में कोई भी स्पष्टता नहीं है। फिर गिग वर्कर्स का कवरेज आप देखेंगे कि इस विधेयक में नहीं है। कार्य घंटों की निगरानी के लिए कौन-सा तंत्र होगा, इस बारे में भी इस विधेयक में नहीं बताया गया है। तो ये सारी चुनौतियाँ हमारे देश में इस विधेयक के कार्यान्वयन में हमें देखने को मिलती है। तो इस विधेयक का अगर हम आलोचनात्मक विश्लेषण करें, तो इसके कुछ सकारात्मक पक्ष दिखते हैं, साथ ही साथ इसकी कुछ सीमाएँ भी दिखती है। जैसे कि इस विधेयक के माध्यम से हम मानव केंद्रित विकास कर पाएँगे, हमारे देश में जो श्रम कानून है उसका आधुनिकीकरण कर पाएँगे और डिजिटल अधिकारों की सुरक्षा कर पाएँगे। लेकिन सीमा ये है इस विधेयक की कि चूंकि ये एक निजी सदस्य विधेयक है, एक प्राइवेट मेंबर बिल है, तो इसके पारित होने की संभावना कम है। साथ ही साथ इस विधेयक के जो भी प्रावधान है, उस प्रावधानों के इन्फोर्समेंट के लिए कौन सा तंत्र होगा, इसके बारे में अस्पष्टता है। साथ ही साथ जो हमारे देश के लेबर कोड्स हैं, उनके साथ इस विधेयक का समन्वय आवश्यक है, तभी जाकर ये विधेयक अपने उद्देश्यों को पूरा कर पाएगा। तो दोस्तों, इस संबंध में हमारी आगे की राय ये हो सकती है कि हम अपने देश के अंदर जो भी श्रम संहिताएं हैं, उसमें संशोधन करें। जो डिजिटल वेलनेस है उसको सीएसआर यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी से जोड़ दें। इसका मतलब अगर कोई भी कॉर्पोरेट कंपनी जो है अपने एम्प्लॉइज के लिए जो भी डिजिटल वेलनेस का कार्यक्रम करती है, उसके लिए जो भी स्टेप्स लेती है, उसको कॉर्पोरेट
सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में काउंट किया जाए, ऐसा हम कर सकते हैं। साथ ही साथ जो हमारे देश में वर्क लाइफ बैलेंस से अभी तक गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को बाहर रखा गया है, हम उनको भी शामिल कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म श्रमिक ऐसे श्रमिक होते हैं दोस्तों, जैसे आपने प्लेटफॉर्म इकोनॉमी के बारे में सुना होगा, उसमें जो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म होता है, और ये डिजिटल प्लेटफॉर्म क्या करता है, एक मध्यस्थ के तौर पे काम करता है खरीदार के बीच में और विक्रेता के बीच में, यानी खरीदने वाले और बेचने वाले के बीच में जब डिजिटल किसी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल हो, तो ऐसी अर्थव्यवस्था को हम डिजिटल माफ कीजिएगा प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो हम गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिक जो है उनको भी इस विधेयक में शामिल कर सकते हैं, मतलब वर्क लाइफ बैलेंस का जो हमारा इनिशिएटिव है उसमें शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा जो मानसिक स्वास्थ्य नीति हमने अपने देश में लागू किया हुआ है, उसके साथ इसका एकीकरण कर सकते हैं, और इस पूरे प्रक्रिया का हम चरणबद्ध कार्यान्वयन करेंगे, तभी जाके हमारे देश में जो हमने अपने देश के लोगों के वर्क लाइफ बैलेंस को बिगड़ने से रोकने के लिए जो भी कदम उठाए हैं वो सफल हो पाएंगे। तो दोस्तों अंततः हम ये कह सकते हैं कि राइट टू डिस्कनेक्ट बिल एक जो है वो केवल श्रम संबंधी प्रस्ताव नहीं है, बल्कि वो डिजिटल युग में मानव गरिमा की पुनर्स्थापना का प्रयास है। यह आर्थिक विकास और मानवीय जीवन की गुणवत्ता, इन दोनों के बीच में एक संतुलन स्थापित करने की दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। और यदि इसका प्रवर्तन तंत्र प्रभावी हो, साथ ही साथ एक व्यापक नीति समन्वय इसके माध्यम से सुनिश्चित किया जाए, तो भारत में जो श्रम व्यवस्था है उसमें एक संरचनात्मक परिवर्तन लाया जा सकता है। तो ये दोस्तों हमने बात करी अपने इस प्राइवेट मेंबर बिल, जो राइट टू डिस्कनेक्ट बिल था, उसके बारे में कि कैसे ये हमारे देश के लोगों के वर्क लाइफ बैलेंस के लिए, हमारे देश के लोगों के मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी एक कदम साबित हो सकता है। तो दोस्तों ये हमारा आज का सेशन था, इसमें हमने जितने जितने भी चर्चा की उसके आधार पे आप इस मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन को लिख के मेरे आंसर राइटिंग वाले ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं कि डिजिटल युग में कार्य जीवन संतुलन का अधिकार मानव गरिमा से जुड़ा संवैधानिक प्रश्न बन गया है। राइट टू डिस्कनेक्ट बिल के संदर्भ में इसकी चर्चा करनी है आपको। तो ये दोस्तों आज का सेशन था। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल राहुल शर्मा करंट अफेयर्स को जरूर ज्वाइन करें, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों अगर आपने फिर से मैं आपको याद दिला दूं, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। आपसे अगले टॉपिक के साथ मिलता हूं, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।